14 जून 1999 जम्मू का बगुना गांव। हरे भरे पहाड़, चमकती नदियां और मिट्टी के घरों के बीच एक बालक ने जन्म लिया। नाम था राजेंद्र सिंह। उनके पिता सूबेदार लखा सिंह और दादा हमीर सिंह दोनों युद्ध के अनुभवी थे। लेकिन जन्म के साथ ही राजेंद्र सिंह का जीवन आम बच्चों से बिल्कुल अलग हो गया। उन्होंने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी कि परेशानियों ने उनके जीवन में एक ऐसा संबंध जोड़ लिया। जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी मां का निधन हो गया। अभी उन्होंने होश भी नहीं संभाला था कि पिता की छाया भी सिर से उठ गई। मात्र 6 महीने की उम्र में अनाथ हो चुके राजेंद्र सिंह का जीवन एक मोड़ पर आ गया। ऐसे कठिन समय में उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उनके चाचा लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह ने उठाई। जीवन की परेशानियां फिर भी कम नहीं हुई, लेकिन राजेंद्र सिंह ने कभी भी घर की हालत और कठिनाइयों से हार नहीं मानी। हर मुश्किल उनके लिए एक नया सबक लेकर आती थी और उन्होंने यह सारे जीवन पाठ अपनी छोटी उम्र में ही बखूबी सीख लिए थे। उन्होंने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था। ना रात को नींद मिलती थी, ना दिन को चैन। राजेंद्र सिंह पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी काम में जुटे रहते। लोगों ने उन्हें कभी खाली बैठे हुए नहीं देखा। कभी वह दूर दराज से घर के लिए पानी भरकर लाते, तो कभी जरूरत का सामान अपने कंधों पर लादकर घर पहुंचाते। शरीर गठीला होता जा रहा था, जैसे कोई सच्चा सैनिक बन रहा हो। इस मेहनत का असर उनके शरीर पर साफ दिखने लगा। मानसिक और शारीरिक रूप से उनकी समझबूझ और क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर ही उनका पहला प्रशिक्षण केंद्र बन गया था। राजेंद्र सिंह ने गांव के स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह हाई स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जम्मू के प्रिंस वेल्स कॉलेज, जो अब जीजीएम साइंस कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। 14 जून 1921 को राजेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर राज्य बलों में कमीशन प्राप्त हुआ और यहीं से शुरू हुआ उनका एक गौरवशाली सैन्य जीवन। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, उन्होंने उसे पूर्ण निष्ठा और बहादुरी से निभाया। उनकी बहादुरी, अनुशासन और कठोर परिश्रम ने उन्हें निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया। एक के बाद एक पदोन्नति मिलती गई। वर्ष 1925 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बनाकर 6वीं कश्मीरी इन्फेंट्री की कमान सौंपी गई। यह उनके नेतृत्व क्षमता और साहस का प्रमाण था। इसके बाद अक्टूबर 1935 में वे ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत हुए। उन्होंने न केवल जम्मू ब्रिगेड नहीं, बल्कि कश्मीर ब्रिगेड, दोनों महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयों की कमान संभाली। लेकिन सफलता की यह यात्रा यहीं नहीं रुकी। किस्मत उन्हें और भी ऊंचाइयों पर देखना चाहती थी और फिर 14 सितंबर 1947 को जनरल H.L. स्कॉट ने जम्मू कश्मीर की सेना का कार्यभार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सौंप दिया। इस प्रकार 48 वर्ष की आयु में ही वे अपने राज्य की सेना के सर्वोच्च पद सेना प्रमुख पर आसीन हो गए। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, पर कश्मीर एक तूफान के मुहाने पर खड़ा था। महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, पर पाकिस्तान की नजरें कुछ और कहती थीं। जम्मू कश्मीर की रियासत की जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह के कंधों पर थी, लेकिन यह देश के लिए आसान समय नहीं था। अंग्रेज भले ही देश छोड़कर जा रहे थे, लेकिन जाते जाते विभाजन का जहर छोड़ गए थे। जिस समय देश का बंटवारा शुरू हुआ, उससे 20 दिन पहले ही देश के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू हो गए थे। और जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने कहा, हंस कर लिया है पाकिस्तान, अब लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। बंटवारे की आग से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं था। असल में बंटवारा इतनी जल्दी में हुआ कि सीमा, जनता और संसाधनों को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं थी। अखबारों और रेडियो में हमेशा यही सुनाई देता था कि हिंदुस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब और बंगाल में विवाद चल ही रहा था। उस वक्त लाखों लोग मारे जा रहे थे और बहुत से लोग पाकिस्तान के रावलपिंडी से जम्मू में आकर तबाही मचा रहे थे। राज्य के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से उत्तर पश्चिमी सीमा से बड़ी संख्या में सिख और हिंदू जम्मू में दाखिल हो रहे थे। इसी बीच पूंछ में स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। हालात बेकाबू होते जा रहे थे और महाराजा हरि सिंह के पास इतनी सेना नहीं थी कि वह इन हालात से निपट पाते। इसी के साथ पाकिस्तान ने सोचा कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है
और उन्हें लगा कि वहां की जो रेजिमेंटें हैं जो कि मुस्लिम बहुल थीं, वे उनके पक्ष में आ जाएंगी और फिर उन्होंने हमले की पूरी तैयारी कर ली। सीमा से आने वाले लोगों से खबर मिली कि पाकिस्तान नौशेरा और एबटाबाद में हथियारबंद कबीलाइयों को इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और ऑपरेशन का नाम दिया गुलमर्ग। उन्होंने 10,000 अफरीदी कबीले के लोग और महसूदी कबीले के लोग बड़ी संख्या में जुटाए, क्योंकि उनके पास काफी ट्रक थे। इन सब के साथ पाकिस्तानी सेना और अफसर भी लगे हुए थे और जम्मू कश्मीर पर हमला करने की साजिश रची गई। जैसे ही यह माहौल बना, पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। जिन भारतीय मुसलमानों पर उन्हें भरोसा था, उन्हीं में से कुछ ने जाकर हिंदू नेताओं को सारी योजना बता दी। इधर मेजर ओंकार सिंह कालकट किसी तरह नजरबंदी का घेरा तोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग निकले और ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सारी जानकारी भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को दी, लेकिन अफसोस कि किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। इसी भूल के चलते पाकिस्तानियों ने अपनी सेना की टुकड़ियों को एबटाबाद में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो कि फिर 21 और 22 अक्टूबर की रात को कश्मीर में दाखिल हो गई। जम्मू कश्मीर की इन्फेंट्री के कुछ मुस्लिम सिपाही पाकिस्तानियों से जा मिले। कश्मीर दुश्मनों के फैलाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। कुछ देशद्रोही लोगों ने श्रीनगर के बॉर्डर पर विद्रोह कर अपने ही भारतीय सैनिकों को मार डाला और फिर श्रीनगर से पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया। 22 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह को पाकिस्तानी सैनिकों के कश्मीर में आने की खबर मिली। उस समय तक भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी अधर में लटका हुआ था। महाराजा ने खुद मैदान ए जंग में जाने का निर्णय लिया, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कहा, मैं सेना प्रमुख हूं और राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यह शायद पहली बार था कि कोई सेना प्रमुख खुद दुश्मनों से लड़ने मैदान में उतर रहा था। इसके बाद महाराजा ने भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को फोन पर हालात की जानकारी दी और भारतीय सेना भेजने का आग्रह किया, लेकिन माउंटबेटन ने इसे यह कहकर इनकार कर दिया कि यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक रियासत का भारत में विधिवत विलय न हो जाए। इस तरह पाकिस्तान को और 2 दिन का मौका मिल गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह तभी मदद करेगा जब रियासत का विलय होगा। अब महाराजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने भारत को विलय के लिए आमंत्रण भेजा, लेकिन विलय की प्रक्रिया आसान नहीं थी। उसे पूरा होने और भारतीय सेना आने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। लेकिन महाराजा के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी। महाराजा ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को युद्ध भूमि के लिए रवाना किया। ब्रिगेडियर ने एक आखिरी बार महाराजा को सैल्यूट किया और निकल पड़े दुश्मनों को रोकने। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया था, लेकिन बदामी बाग छावनी में उस वक्त उनके पास सिर्फ 3 ही अधिकारी थे। सेना के नाम पर बस मुट्ठी भर सैनिक और जिम्मेदारी थी हजारों की संख्या में घुस आए पाकिस्तानी हमलावरों से कश्मीर को बचाने की। इस सेना के पास ना पर्याप्त हथियार थे, ना पर्याप्त सैनिक। सिर्फ 108 सैनिक और कुछ हथियार थे, और था सिर्फ एक जज्बा कुछ कर गुजरने का। उधर 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद था और जम्मू कश्मीर की इन्फेंट्री के कुछ गद्दार सैनिक उन्हें गाइड भी कर रहे थे। ऐसे हालात में पाकिस्तानियों से सीधी लड़ाई करना बहुत मुश्किल था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने हिट एंड रन की रणनीति अपनाई। हमला करो और पीछे हट जाओ। उनकी रणनीति थी कि किसी भी हाल में दुश्मनों को रोका जाए। फिर युद्ध शुरू हुआ। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उनके सैनिकों ने सही जगह पर मोर्चा संभाला था, इसलिए पहले ही हमले में पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उन्हें कई घंटों तक रोकने में कामयाब रहे। इस लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान हुआ। पृथ्वी सिंह और डोगरा सेना के कई सैनिक घायल हुए। इस बीच सूबेदार दीवान चंद की शहादत एक बड़ा नुकसान साबित हुई। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने पीछे हटने का फैसला किया और सैनिकों ने उरी ब्रिज की तरफ फिर से मोर्चा संभाला। हाल ही में हुई इस लड़ाई से यह साफ हो गया कि डोगरा सेना के पास सैनिक और संसाधन बहुत कम थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि छावनी में मौजूद बचे कुचे सैनिकों को तुरंत मोर्चे पर भेजा जाए और जहां से भी हो सके गोला बारूद का इंतजाम किया जाए। इसी बीच भारत की बदामी बाग छावनी से कुछ सैनिक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की मदद के लिए उरी पहुंच चुके थे। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन ज्वाला सिंह कर रहे थे।
महाराजा हरि सिंह ने कैप्टन ज्वाला सिंह द्वारा एक आदेश भी भेजा राजेंद्र सिंह को, जिसमें लिखा था, जब तक आखिरी सैनिक और आखिरी गोली हो, टिल द लास्ट मैन टू द लास्ट बुलेट, उरी को बचाया जाए। लेकिन जो मदद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह तक पहुंची वो बहुत कम थी। पूरी रात मोर्चाबंदी जारी रही। सुबह होते ही उन्होंने रक्षा तैयारियों का जायजा लिया तो पता चला कि दुश्मनों को रोकने के लिए पर्याप्त गोला बारूद तक नहीं है। अब न उनके पास साधन थे न हथियार। आखिरकार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उरी का पुल उड़ाने का फैसला लिया, एक ऐसा निर्णय जो कश्मीर को बचाने के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। दुश्मन के श्रीनगर की ओर बढ़ते कदमों को रोकने का यही एकमात्र रास्ता था। पुल को उड़ा दिया गया और यह निर्णय सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। दुश्मन उरी पुल के उस पार से और डोगरा सेना इस पार से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। इस भिड़ंत में दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उरी का वह पुल नहीं तोड़ा होता तो पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर पहुंचकर हवाई अड्डे पर कब्जा कर लेते और जम्मू कश्मीर का इतिहास कुछ और ही होता। उरी का पुल टूटने से पाकिस्तान की योजना 4 दिन तक टल गई और उनकी तैनाती में देरी हो गई। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक पगडंडियों का सहारा लेकर उरी नाले को पार कर गए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उनकी मंशा को भांप लिया। अब उरी में उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने उरी का मोर्चा छोड़कर मोहरा की ओर बढ़ने का फैसला लिया, क्योंकि श्रीनगर को बचाना जरूरी था। 24 अक्टूबर को मोहरा पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 26 अक्टूबर को ईद श्रीनगर में मनाई जाएगी। महाराजा हरि सिंह ने एक बार फिर भारत सरकार से मदद की अपील की और इस बार उन्होंने बिना शर्त भारत में विलय की सहमति दे दी। इसके बाद 25 अक्टूबर की सुबह दिल्ली में रक्षा समिति और कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में तय किया गया कि भारत से तुरंत श्रीनगर में सेना भेजी जाएगी। उधर डोगरा सैनिकों ने रामपुर बनिहार के पास मोर्चा संभाल लिया और मजबूत पोजीशन बना ली। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान ने डोगरा मोर्चे पर हमला कर दिया और लंबे समय तक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ। दुश्मन घबरा गया, लेकिन उसने अपनी पुरानी रणनीति अपनाई, पीछे से घेरने की कोशिश। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने दुश्मन की इस चाल को समझ लिया और आदेश दिया कि झेलम नदी पर बने दोनों पैदल चलने वाली पुलों को नष्ट कर दिया जाए। दोपहर तक दोनों पुलों को उड़ा दिया गया। उधर दुश्मनों ने मोहरा में डोगरा सैनिकों पर फिर से हमला किया, लेकिन डोगरा सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी। दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। इसके बाद शाम को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने रामपुर से हटकर बारामूला के पास सहरी नामक स्थान पर नया मोर्चा खोलने का फैसला लिया। इस बीच युद्ध को 3 दिन बीत चुके थे। पाकिस्तानी योजना थी कि 1 से 2 दिन में श्रीनगर पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के डटे रहने से उनका रास्ता लंबा होता चला गया। 26 अक्टूबर की सुबह डोगरा सैनिक और पाकिस्तानी कबायली फिर आमने सामने हुए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के मुट्ठी भर सैनिक दुश्मनों पर मौत बनकर टूट पड़े। दुश्मन की मोर्टार और मशीन गनों के सामने डोगरा सैनिक को टिक नहीं सके। उन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के ये वीर सेनानी रात होने तक डटे रहे। दुश्मनों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने एक बार फिर पीछे हटने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि दुश्मनों को बारामूला के पास सहरी में रोका जाए। आधी रात को डोगरा सैनिकों ने नए मोर्चे की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन तब तक दुश्मन बड़ी संख्या में काफी नजदीक पहुंच चुका था। अब पहले की तरह दुश्मनों को चकमा देना संभव नहीं था। दुश्मन अब केवल सामने से ही नहीं बल्कि पीछे से भी घेराबंदी कर चुका था। इस दौरान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के ड्राइवर गोलीबारी में शहीद हो गए। अब ब्रिगेडियर खुद अपनी जीप चला रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते दुश्मनों ने उनके घुटनों को गोलियों से छलनी कर दिया। राजेंद्र सिंह के शरीर से लगातार खून बह रहा था। सैनिकों ने उन्हें लाद कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि अगर उनकी जान बचाने में सैनिक लगे रहे तो शायद और भी सैनिक मारे जाएं। और जितनी देर हो रही थी, सैनिकों के सुरक्षित निकल पाने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। समय बहुत कम था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि मुझे यहीं छोड़ दें और जल्द से जल्द रक्षा मोर्चा संभालें। वह गिरे पर झुके नहीं, मरे पर मुड़े नहीं। उस रात एक योद्धा ने अपनी आहुति दी ताकि कश्मीर सांस ले सके। उसके बाद कैप्टन प्रभात सिंह ने यह फैसला किया कि दुश्मनों को हर हाल में श्रीनगर में ही रोका जाएगा।
27 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना द्वारा सैनिकों को एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। पहले ही दिन भारतीय वायुसेना के 128 डकोटा विमान श्रीनगर के लिए उड़ान भर चुके थे। कबायलियों को खदेड़ा गया, कश्मीर बच गया, अब श्रीनगर सुरक्षित हो चुका था। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। अगर राजेंद्र ने वह समय न दिया होता तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा न होता। एक आदमी ने लाखों की नियति बदल दी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला, पहला भारतीय सैनिक जिसे यह सम्मान मिला। उनकी समाधि जम्मू के सतवारी में है, जहां हर साल हजारों लोग सिर झुकाते हैं। उनके नाम पर स्कूल, सड़कें और संस्थान हैं, पर सबसे बड़ी विरासत वह है हमारा कश्मीर, वह है हमारी आजादी। राजेंद्र सिंह सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। वह हमें सिखाते हैं जो अपनी जान देकर लाखों को बचा जाए वही योद्धा है। आज जब हम कश्मीर की वादियों में सूरज देखते हैं तो वह उनका लहू है जो चमकता है। सवाल यह है, क्या हम उनके उत्तराधिकारी हैं? क्या हम उस मिट्टी को बचा पाएंगे जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, तुम थे, हो और हमेशा रहोगे मातृभूमि के अमर प्रहरी। कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ रामी जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय ही भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय